हेलो यूट्यूब फेम एपिसोड स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दे। जैसे ही इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाएंगे वैसे ही दूसरा एपिसोड अपलोड हो जाएगी। अब आगे एपिसोड 6 राज की रात। महापुरोहित जी ने कहा अंडस्को रत्नावती जी झूठ तो आपको बोलना पड़ेगा। झूठ के सहारे ही आप सम्राट और उस लड़की की शादी कर सकते हैं। एक बार उन दोनों की शादी हो गई तो यह समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। रही बात प्रेम की, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वह लड़की स्वर्ग की अप्सरा को भी मात देती है। सम्राट के दिल में वह बहुत जल्दी जगह बना लेगी। आप बस किसी तरह उस लड़की को सम्राट की दुल्हन बना दीजिए, बाकी सब कुछ उस भगवान पर छोड़ दीजिए। अगर इस संसार में शैतान है तो भगवान भी है। भगवान पर विश्वास बनाकर चलिए, सब कुछ ठीक होगा। अब मैं चलता हूँ, रात की तैयारी भी करनी है। इतना कहकर महापुरुष जी उठे और उन्होंने अपने शिष्यों को इशारा किया और फिर वह सब मिलकर हवेली के एक कमरे की तरफ चले गए। अब आगे धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था वैसे वैसे रत्नावती जी की दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। उनके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। रणधीर सिंह राणा जी ने रत्नावती को समझाते हुए कहा, अंडस्को रत्नावती घबराने से कुछ नहीं होगा। जितना तुम इस रात के लिए रोती हो उससे ज्यादा मैं इस रात को कोसता हूँ। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं अपनी जिंदगी से यह रात निकलकर फेंक देता, पर क्या करूं? किसी जन्म में बहुत बुरे कर्म किए होंगे जो मुझे इस रात को झेलना पड़ता है। तुम नहीं जानती रत्नावती मेरे दिल पर कितने घाव होते हैं। मैं आंखें बंद करना चाहता हूँ लेकिन बंद नहीं कर पाता। मुझे अपनी आंखों के सामने ही वह सारा नजारा देखना पड़ता है। दादी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह तो अब भी रो रही थी। दादी ने आज पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। आज के दिन वह व्रत रखती थी और सारा दिन पूजा में बैठी रहती थी। सूर्य अस्त हो चुका था। धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ने लगा था। दादाजी ने दादी को देखकर कहा, अंडस्को अब चुप हो जाओ रत्नावती, मुझे जाना होगा। तुम अपने भगवान के पास जाकर बैठो, अब वही तुम्हें तसल्ली दे सकते हैं। मैं सम्राट के कमरे में जाता हूँ। दादाजी सम्राट के कमरे की तरफ चले गए। दादाजी ने कमरे में जाकर देखा, सम्राट सो रहा था। सम्राट को सोता हुआ देख दादाजी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने सम्राट के सिर पर हाथ फेरा। फिर अपने मन को मजबूत करके सम्राट को जागते हुए कहा, अंडस्को सम्राट उठो, अब क्या सोते ही रहोगे? दादाजी की आवाज लगाने पर सम्राट उठ गया और फिर एक सुस्त आवाज में बोला, अंडस्को दादाजी प्लीज आज घर में ही पी लेते हैं, जंगल में जाकर नहीं पिएंगे। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को घर में नहीं पी सकते, पूजा हुई है। और अगर तुम्हारी दादी को पता चल गया फिर तो वह हम दोनों को हवेली से बाहर निकाल देगी। चलो ना, एक यही वक्त तो होता है जब मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें करता हूँ। देखो सम्राट, तुम जब यहाँ से चले जाते हो मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाता। बस आज के दिन ही तुम्हारे साथ बैठकर पीता हूँ। चलो चलते हैं, तुम्हारी दादी सो गई है। इस पर सम्राट बोला, अंडस्को ठीक है, मैं युवराज को बुला लेता हूँ, आज वह भी हमारे साथ बैठ जाएगा। इस पर दादाजी बोले, अंडस्को युवराज सो गया है और वैसे भी मैं नहीं चाहता मेरे और मेरे पोते के बीच युवराज आए। चलो हम दोनों अपना प्रोग्राम करते हैं। ये बात बोलकर दादाजी मुस्कुराने लगे लेकिन वह अंदर ही अंदर रो रहे थे। सम्राट ना चाहते हुए भी दादाजी के साथ नीचे आ गया। नीचे कोई नहीं था, अंधेरा हो रहा था। सम्राट ने हैरानी से कहा, अंडस्को दादाजी अभी तो 8 बजे हैं और इस वक्त हवेली में अंधेरा। दादाजी ने कहा, अंडस्को अकेले तुम ही थोड़ी हो जो थक जाते हो। नौकर चाकर भी थक गए और थककर अपने कमरे में चले गए। इसी बात का फायदा मैं और तुम उठाएंगे और चलकर जंगल में अपना प्रोग्राम करेंगे। सम्राट ने दादाजी को छेड़ते हुए कहा, अंडस्को दादाजी आप कहे तो एक नाचने वाली को बुला लूं। इस पर दादाजी ने सम्राट के सिर पर मारकर कहा, अंडस्को तेरे दादाजी ने अपने जमाने में ऐसे गंदे काम नहीं किए तो अब क्या बुढ़ापे में करेगा। बस तेरे साथ 2 घड़ी बैठना चाहता हूँ, इसीलिए जंगल में जा रहा हूँ, वरना मुझे इन चीजों का शौक नहीं। दादाजी हवेली के बाहर गार्डन में आए और उन्होंने सम्राट को गाड़ी की चाबी देते हुए कहा, अंडस्को ये लो चाबी, चलो चलते हैं।
अगले ही पल सम्राट ने गाड़ी जंगल के पास रोक दी। दादा पोते गाड़ी में से उतरे और एक खाली सी जगह देखकर खड़े हो गए। सम्राट ने दादाजी से कहा, अंडस्को, दादाजी हम पिछली बार भी यही आए थे ना? दादाजी बोले, अंडस्को, हाँ सम्राट पिछली बार भी यही आए थे। सम्राट ने गाड़ी में से 2 फोल्डिंग चेयर निकाली और उन्हें खाली जगह पर बिछा दिया। आसपास घना जंगल था। इंसान तो क्या कोई परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। काफी डरावनी जगह थी। पेड़ों को अगर ध्यान से देखे तो ऐसा लगता जैसे कोई राक्षस खड़ा हो। शमशान से ज्यादा खामोशी थी उस जगह पर। दादा पोता दोनों ही चेयर पर बैठ गए। थोड़ी देर में सम्राट ने वहां एक बोनफायर का अरेंजमेंट किया और फिर दोनों बात करने लगे। दादाजी ने कहा, अंडस्को, सम्राट तुम्हें यहाँ आकर डर तो नहीं लगता? इस पर सम्राट बोला, अंडस्को, दादाजी आपके पोते में एक खास बात है। आपका पोता डरता नहीं है। दादाजी ने कहा, अंडस्को, क्यों नहीं डरते? क्या तुम्हें डर नहीं कि यहाँ कोई भूत प्रेत, आत्मा, चुड़ैल कोई आ गई तो मुझे और तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है? इस पर सम्राट ने कहा, अंडस्को, दादाजी भूत प्रेत, चुड़ैल आत्मा कुछ नहीं होती और अगर होती है तो जब तक मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेता मैं नहीं डरूंगा। डर गए सम्राट को डराने वाले। ये बात बोलकर सम्राट हंसने लगा। लेकिन दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। सम्राट ने दादाजी की आंखों में आंसू देखे तो पूछा, अंडस्को, क्या हुआ दादाजी आंखें नम क्यों कर लेते हैं? इस पर दादाजी ने कहा, अंडस्को, कुछ नहीं सम्राट, बस जब तुमसे बात करता हूँ तो तुम्हारे पापा और चाचा की याद आ जाती है। ऐसा लगता है वो दोनों मुझे अकेला छोड़कर चले गए, अब तुम ही मेरा सहारा हो। बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि तुम्हारे कंधे पर शमशान जाऊं। सम्राट ने हंसकर कहा, अंडस्को, अरे दादाजी अभी तो आपका बहुत जीना है। ऐसी बातें मत कीजिए। अगर मेरे पापा चाचू आपको अकेला छोड़कर चले गए तो क्या आप मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे? मेरा भी तो आपके बिना कोई नहीं। दोनों बातें कर रहे थे और सक्षम, जो कि उन दोनों से कुछ ही दूरी पर खड़ा हुआ था, उन दोनों को देख रहा था। सक्षम की आंखें इस वक्त लाल थी। सक्षम बहुत गुस्से में था, इतना कि उसकी आंखों में खून उतर आया था। सक्षम ने मन ही मन कहा, अंडस्को, कब तक बचाओगे रणधीर सिंह राणा? एक ना एक दिन तो हवेली में खामोशी छाएगी, कोई नहीं बचेगा। किसी को नहीं बचा पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। हवेली में रहने के लिए भी कोई नहीं होगा, लाश उठाने के लिए भी कोई नहीं होगा, चिता को अग्नि देने के लिए कोई नहीं होगा। हवेली का सर्वनाश होना निश्चित है। सक्षम वहीं खड़ा उन दोनों को देख रहा था और रणधीर सिंह राणा और सम्राट को इस बात की भनक भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद रणधीर सिंह ने कहा, अंडस्को, सम्राट, जाओ गाड़ी में से शराब की बोतल ले आओ, दोनों मिलकर एक एक पैग मारते हैं। सम्राट गाड़ी के पास गया और बोतल निकाल कर ले आया और दादाजी का पैग बनाकर बोला, अंडस्को, दादाजी मुझे समझ नहीं आता आप दादी से छुपाकर क्यों पीते हैं? दादी तो बहुत प्यारी है, अगर एक आधा पैगा हवेली में पी लोगे तो कुछ नहीं कहेगी। दादाजी ने सम्राट के हाथ से गिलास लेकर कहा, अंडस्को, अरे सम्राट तुम नहीं समझोगे। जिस दिन तुम्हारी दादी को पता चल गया कि मैं शराब पीता हूँ, उसी दिन मुझे छोड़कर चली जाएगी। अब इस उम्र में मुझे दूसरी मिलेगी भी नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी दादी नाराज हो जाए। इस पर सम्राट हंसने लगा और सम्राट ने एक ही सांस में अपना पैग खत्म कर दिया। लेकिन दादाजी ने शराब को होठों पर लगाकर भी नहीं देखा। सम्राट ने दूसरा पैग बनाया और वह भी पी लिया, लेकिन दादाजी ने अभी उसे नहीं पिया। सम्राट ने अपने लिए तीसरा पैग बनाया और तभी दादाजी ने उसे कहा, अंडस्को, सम्राट, मैं एक नई बोतल लेकर आया था, वो भी गाड़ी में है, उसे लेकर आओ। सम्राट ने अपना पैग दादाजी को पास किया ताकि वो उसे होल्ड कर ले और फिर सम्राट गाड़ी के पास चला गया। दादाजी ने अपनी जेब में से कुछ निकला और सम्राट की ड्रिंक में ऐड कर दिया। सम्राट वापस आया और उसने दादाजी के हाथ से ड्रिंक ली और एक ही झटके में उसे पी गया। सम्राट अपनी चेयर पर बैठा और देखते ही देखते सम्राट बेहोश हो गया। सम्राट के बेहोश होते ही दादाजी की आंखों में रुके आंसू बहने लगे। तभी दादाजी ने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। दादाजी ने अपना एक हाथ उस हाथ पर रखा और फूट फूट कर रोने लगे। पीछे कोई और नहीं, महापुरोहित जी खड़े थे। महापुरोहित जी ने कहा, अंडस्को, रणधीर सिंह, अब तक तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। थोड़ी
हिम्मत और करो, भगवान तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं करेगा, सब कुछ ठीक होगा। महापुरोहित जी अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ उनके वह 5 शिष्य भी थे। दूसरी तरफ हरिया और हेमलता भी अपनी बेटी को सोने नहीं दे रहे थे, जबकि उनकी बेटी को बहुत नींद आ रही थी। हरिया ने कहा, अंडस्को, नहीं बिटिया, सोते नहीं, अगर तुम सो जाओगी तो कभी ठीक नहीं हो पाओगी। हरिया की बेटी ने कहा, अंडस्को, बाबा आप मुझे क्यों नहीं सोने देते? मुझे सोना है, देखिए तो रात के 1 बजे बज गए और आप हो कि मुझे सोने ही नहीं देते। मेरे जागने से क्या होगा? इस पर हेमलता बोली, अंडस्को, बिटिया कितनी बार कहा है, आज की रात पूजा करते हैं, तुम भी हमारे साथ पूजा करो। अगर पूजा करोगी तो भगवान तुम्हें बहुत अच्छा जीवन साथी देगा, फिर तुम हमेशा उसके साथ खुश रहेगी। हरिया की बेटी ने अब अपने माता पिता से बहस करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि यह हर महीने की बात थी। वो उसे इस रात सोने ही नहीं देते थे। वह अपनी बेटी को लेकर पूजा पाठ करते थे और उनकी बेटी भी ना चाहते हुए भी अपने माता पिता के साथ पूजा में बैठती थी। दूसरी तरफ हवेली में रत्नावती भी हवेली के मंदिर में बैठी थी। उनके हाथों में रुद्राक्ष की माला थी, जिससे वह लगातार जाप कर रही थी। आंखों में बहुत आंसू, इतने की सैलाब आ जाए। महादेव के सामने मन ही मन बस एक ही बात बोलती थी, मेरे पोते को सही सलामत हवेली भेज देना। पूरी रात रत्नावती हवेली की मंदिर में ही बैठकर पूजा करती रही। अगली सुबह सम्राट की करीब 10 बजे आंख खुली तो उसने खुद को अपने ही कमरे में देखा। सम्राट के शरीर में इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था। सम्राट ने कहा, अंडस्को, दादाजी के साथ चला तो जाता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अगले दिन शरीर में बहुत दर्द होता है। सम्राट ने अपने हाथ पैर देखे तो उन पर अजीब से कट के निशान लगे हुए थे, जैसे उसे किसी ने नोचा खरोंचा हो। सम्राट ने अपने हाथ पैर के निशान देखकर कहा, अंडस्को, लगता है नशे में फिर गिर गया और दादाजी मुझे संभाल नहीं पाए। लेकिन सम्राट को नहीं पता था कि उसके दादाजी उसे अब तक संभालते आए हैं और आगे भी संभालेंगे। सम्राट वॉशरूम में गया और शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। गर्म पानी के नीचे खड़ा होकर सम्राट की बॉडी को थोड़ा रिलीफ मिल रहा था। सम्राट ने इस वक्त कुछ नहीं पहना था। उसने खुद को मिरर में देखा तो उसके सीने पर भी बहुत सारे नाखूनों के निशान थे। सम्राट ने उन निशानों को छूकर कहा, अंडस्को, दादाजी से पूछूंगा तो कहेंगे मुझे तो कुछ भी याद नहीं, या कह देंगे कि तू गिर गया था और मैं संभाल नहीं पाया। यार दादाजी भी ना, अगर ड्रिंक करनी है तो हवेली में भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मुझे उस जंगल में ही लेकर जाएंगे। ये देखने की मुझे डर लगता है कि नहीं। अरे दादाजी, आपको नहीं पता, सम्राट को डर नहीं लगता। मर गए सम्राट को डराने वाले। सम्राट अपने कमरे में आया, उस टाइम उसके बदन पर बस एक टॉवल था और तभी युवराज उसके कमरे में आ धमका। आखिर क्या होने वाला है सम्राट के साथ? एपिसोड 7, सम्राट की शादी। सम्राट वॉशरूम में गया और शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। गर्म पानी के नीचे खड़ा होकर सम्राट की बॉडी को थोड़ा रिलीफ मिल रहा था। सम्राट ने इस वक्त कुछ नहीं पहना था। उसने खुद को मिरर में देखा तो उसके सीने पर भी बहुत सारे नाखूनों के निशान थे। सम्राट ने उन निशानों को छूकर कहा, अंडस्को, दादाजी से पूछूंगा तो कहेंगे मुझे तो कुछ भी याद नहीं, या कह देंगे कि तू गिर गया था और मैं संभाल नहीं पाया। यार दादाजी भी ना, अगर ड्रिंक करनी है तो हवेली में भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मुझे उस जंगल में ही लेकर जाएंगे। ये देखने की मुझे डर लगता है कि नहीं। अरे दादाजी, आपको नहीं पता, सम्राट को डर नहीं लगता। डर गए सम्राट को डराने वाले। सम्राट अपने कमरे में आया, उस टाइम उसके बदन पर बस एक टॉवल था और तभी युवराज उसके कमरे में आ धमका। ए फ्लैट आगे। युवराज ने जब सम्राट की बॉडी को देखा तो उसकी आंखें भी खुली की खुली रह गई। उसकी बॉडी पर अजीब से कट के निशान थे, कमर पर, हाथों पर, सीने पर, जो सम्राट की बॉडी पर अलग ही नजर आ रहे थे। युवराज धीरे से सम्राट के पास आया, उसके सीने पर हल्का सा हाथ रखकर बोला, अंडस्को, ये सारे निशान तुझे कब लगे? कहाँ गया था तू? कहाँ से यह निशान लेकर आया है? इस पर सम्राट ने अपनी शर्ट पहनते हुए कहा, अंडस्को, अरे कुछ नहीं यार, कल रात दादाजी के साथ जंगल गया था मैंने और दादाजी ने वहां थोड़ी सी ड्रिंक की। वही कहीं शायद गिर गया होगा, इसलिए सारे निशान आ गए। युवराज ने हैरानी से हाथ बांध कर कहा, अंडस्को,
तुझे कैसे पता तू गिर गया और गिरने के बाद क्या इतने निशान आते हैं? एक डॉक्टर होकर तू ऐसी बातें कर रहा है, ये निशान तुझे किसी जानवर ने दिए हैं। सम्राट मिरर के सामने आकर बोला, अंडस्को, भाई मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं तो ड्रिंक करके बेहोश हो गया था। हो सकता है नशे की हालत में किसी जानवर से टकरा गया हूँ। युवराज ने मन ही मन कहा, अंडस्को, आखिर इस हवेली में हो क्या रहा है? युवराज ने अब सम्राट से कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा और उसने इस बात को यहीं खत्म करते हुए कहा, अंडस्को, अच्छा तो नीचे चल, दादी बुला रही है, कह रही है तुझसे बहुत जरूरी काम है। सम्राट नीचे चला गया और युवराज हवेली की छत पर। कल रात को युवराज ने सक्षम को हवेली की छत पर जाते हुए देखा था। युवराज ने उसका पीछा भी किया, लेकिन हवेली की छत का गेट बंद था, इसलिए युवराज छत पर नहीं जा पाया। इसलिए वह अब छत पर जाकर देखना चाहता था कि सक्षम कल रात छत पर क्या कर रहा था। युवराज ने भी छत पर जाकर देखा तो उसकी आंखें भी खुली की खुली रह गई। छत पर काले रंग की स्याही से एक शकल बना हुआ था। आसपास छोटी मोटी चीजें बिखरी हुई थी, जैसे सिंदूर, कुछ हड्डियां, किसी के बाल, एक छोटी गुड़िया भी थी। युवराज को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ किसी ने कल काला जादू किया है। युवराज इन चीजों पर विश्वास करता था क्योंकि उसे आए दिन ऐसे ही मरीज मिलते थे जिनकी जिंदगी कोई और कंट्रोल कर रहा था। युवराज ने उन सब को देखकर मन ही मन कहा, अंडस्को, क्या सक्षम काला जादू करता है? क्या एक 5 साल का बच्चा काला जादू कर सकता है? क्या सक्षम की जिंदगी कोई और कंट्रोल कर रहा है? क्या सक्षम इंसान है भी या नहीं? सक्षम को देखकर लगता नहीं कि वह इंसान है। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती है और गुस्सा तो उसकी आंखों में 24 घंटे रहता है। कभी कभी तो लगता है जैसे सक्षम आंखों से ही किसी को खा जाएगा। आखिर इस हवेली में क्या है कि इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद भी दादा दादी यहीं रहते हैं? क्या उन्हें सक्षम की असलियत का पता है? कौन है सक्षम, कैसे पता लगाऊं? युवराज कुछ सोच रहा था और तभी उसे अचानक पीछे किसी की प्रेजेंस फील हुई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे बहुत बड़ा दानव खड़ा है। युवराज की घबराहट बढ़ गई। युवराज ने झटके से पीछे पलटकर देखा तो सक्षम खड़ा था। सक्षम अपनी लाल आंखों से युवराज को गुस्से में घूर रहा था। युवराज ने अपने दिल पर हाथ रख लिया क्योंकि उसका दिल इस वक्त बहुत जोरों से धड़क रहा था। युवराज को सच में किसी दानव की प्रेजेंस फील हुई थी। फिर अचानक से सक्षम कहां से आ गया? युवराज ने अपने दिल को कंट्रोल करते हुए कहा, अंडस्को, सक्षम, तुम यहाँ सुबह सुबह? इस पर सक्षम ने भारी आवाज में कहा, अंडस्को, तुम भी तो यही हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युवराज बोला, अंडस्को, मैं हवा खाने आया था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये हवेली मेरी है और मैं अपनी हवेली में कहीं भी किसी भी वक्त जा सकता हूँ। युवराज ने पूछा, अंडस्को, सक्षम, तुम और बच्चों की तरह खेलते कूदते नहीं हो? तुम्हें खेलना पसंद नहीं? इस पर सक्षम ने कहा, अंडस्को, खेलता हूँ, लेकिन असली खिलौनों से। मैं अपने खिलौने खुद बनाता हूँ और खुद ही उन खिलौनों से खेलता हूँ। मेरे खिलौने को कोई हाथ लगाता है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ना। सक्षम की ऐसी बहकी बहकी बातें युवराज को डरा रही थी, जबकि सम्राट तो सक्षम की ऐसी बातों का आदी हो गया था। उसे लगता था कि सक्षम बीमार है और दादा दादी उसका इलाज नहीं करवा रहे। युवराज को सच में सक्षम से थोड़ा डर लगता था। युवराज ने कहा, अंडस्को, चलो नीचे चलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। सक्षम ने कहा, अंडस्को, नाश्ता जाकर तुम करो युवराज, मैं नाश्ता नहीं करता, शिकार करता हूँ। इतना कहकर सक्षम वहां से चला गया। युवराज तो बड़ी बड़ी आंखें लिए सक्षम को देख रहा था। अब तो युवराज को और ज्यादा जिज्ञासा हो गई सक्षम के बारे में जानने की, लेकिन वह सक्षम के बारे में जाने कैसे? दादा दादी से उसने पूछकर देख लिया था। युवराज इतना तो समझ गया था कि दादा दादी कभी भी उसे सक्षम की सच्चाई नहीं बताएंगे, तो वह सक्षम की सच्चाई तक पहुंचे कैसे? सोच सोचकर युवराज का दिमाग भी खराब हो रहा था और तभी उसके कानों में सम्राट की आवाज आई, अंडस्को, युवराज नीचे आ जाओ, दादी बुला रही है, आकर नाश्ता कर लो। थोड़ी देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। दादाजी बहुत थके हुए लग रहे थे। कल रात वह सोए नहीं थे। दादी की आंखें भी सूजी हुई थी। कल पूरी रात वह मंदिर में बैठी रही थी और उनकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। सम्राट ने दादा दादी को देखकर कहा, अंडस्को, क्या हुआ दादाजी? क्या हुआ दादी?
आप दोनों ऐसे थके थके से क्यों लग रहे हो? दादी ने सम्राट के सिर पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को, कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारे दादाजी थोड़ा थक गए हैं। दादाजी ने दादी को इशारा किया। दादी ने सम्राट के सिर पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को, सम्राट तुम्हारा जाना जरूरी है। सम्राट ने कहा, अंडस्को, दादी कैसी बातें कर रही हो? इतने बड़े अस्पताल में सर्जन हूँ, आप चाहती हो कि मैं वापस ना जाऊं? जाना तो मुझे पड़ेगा ही, और वैसे भी मैं अगले दिन चला जाता हूँ, तो इस बार आप मुझे रोक क्यों रही हैं? दादाजी ने कहा, अंडस्को, सम्राट, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा टैलेंट की जरूरत शहर में नहीं बल्कि यहाँ गांव में है? सम्राट ने ब्रेड पर जैम लगाते हुए कहा, अंडस्को, दादाजी, यहाँ किसका इलाज करूं? यहाँ तो कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। इस पर दादाजी बोले, अंडस्को, तो मैं अस्पताल बनवा देता हूँ। तुम भी जानते हो पैसों की तो कमी है नहीं, और यहाँ के गांव वालों को अस्पताल की जरूरत भी है, तो क्यों ना मैं और तुम मिलकर यहाँ एक अस्पताल खोले, जिसकी वजह से तुम हमें छोड़कर जाओगे भी नहीं, और गांव वालों को सुविधा भी हो जाएगी। सम्राट ने कहा, अंडस्को, दादाजी, कब हॉस्पिटल बनेगा? कब मैं यहाँ ज्वाइन करूँगा? इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, 4-5 साल तो आराम से लग जाएंगे। हॉस्पिटल बनना कोई 2-3 महीने का काम नहीं है, और मैं 4-5 साल के लिए अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ सकता। मुझे वापस तो जाना ही होगा। जब आप यहाँ अस्पताल बना लोगे तब मुझे बता देना, मैं डॉक्टर की टीम अरेंज कर दूंगा। इस पर दादी बोली, अंडस्को, ठीक है, तुम्हारी एक बात हम मान लेते हैं और हमारी एक बात तुम मान लो। सम्राट ने पूछा, अंडस्को, आपकी कौन सी बात माननी है दादी? सारी बात तो मानता हूँ। आपकी हर अमावस को यहाँ आ जाता हूँ। चाहे मेरी कितनी भी इम्पोर्टेंट सर्जरी हो, मैं उस पेशेंट को छोड़कर यहाँ आ ही जाता हूँ। दादी ने एक नज़र दादाजी को देखा और दादाजी ने पलकें झपका दी, जैसे उसने बात करने की परमिशन दे दी हो। दादी ने सम्राट के सिर पर हाथ फेर कर कहा, अंडस्को, हमने तेरे लिए एक लड़की देखी है। हम चाहते हैं कि तू शादी कर ले। इस पर सम्राट ने कहा, अंडस्को, दादी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मैं शादी कर ही नहीं सकता। इनफैक्ट मुझे शादी अभी करनी ही नहीं है। जब करनी होगी तो अपने लेवल की कोई लड़की देख कर लूंगा। इस पर दादाजी ने कहा, अंडस्को, सम्राट, तुम्हारे लिए हमने जो लड़की देखी है, तुम्हारी शादी उस लड़की से होगी। सम्राट के हाथ रुक गए। सम्राट ने दादाजी को देखकर कहा, अंडस्को, दादाजी, मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकता। सच कहूँ तो मुझे शादी करनी ही नहीं है, और अभी तो बिल्कुल नहीं करनी। अभी मुझे अपनी करियर पर ध्यान देना है। इस पर दादी बोली, अंडस्को, सम्राट, मैं कब तक इस हवेली में अकेली रहूंगी? मुझे भी किसी का साथ चाहिए। तुम भी चले जाते हो। तुम एक बार शादी कर लो, वो लड़की मेरे पास रहेगी तो मेरा मन लग जाएगा। सम्राट बोला, अंडस्को, दादी, कैसी अजीब सी बात कर रही हो? घर में दुनिया भर के नौकर है, दादाजी हैं, सक्षम है। अकेली कहाँ हो आप? और अगर अकेली हो भी तो उसके लिए मुझे शादी क्यों करनी है? आप मेरे साथ दिल्ली चलिए, मैं वहाँ आपका पूरा ख्याल रखूंगा। दादा दादी ने सम्राट को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन सम्राट अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। दादा दादी जानते थे कि जब भी वह सम्राट से शादी की बात करेंगे, वह ऐसे ही रिएक्ट करेगा। इसलिए दादाजी ने सम्राट से साफ साफ बात करने की सोची। दादाजी ने कहा, अंडस्को, सम्राट, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं लड़की वालों को जुबान दे चुका हूँ। अगर अब उनसे शादी के लिए मना करूंगा तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। तुम चाहते हो कि गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाए? सम्राट ने तो अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए और वह बोला, अंडस्को, आखिर आप दोनों चाहते क्या हो? आप लोग ये चाहते हो कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी कर लूं, जिसे मैंने देखा नहीं, जानता नहीं, मुझे उसका नाम भी नहीं पता, और आप चाहते हो कि मैं उससे शादी कर लूं? ऐसे कैसे होगा दादी? मैं ऐसी शादी नहीं कर सकता। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। इस पर दादी बोली, अंडस्को, सम्राट, वह लड़की बहुत सुंदर है, इतनी कि तुम देखोगे तो देखते रह जाओगे। तुम्हारी आंखें पलके झपकाना छोड़ देंगी। मैं सच कहती हूँ, वह लड़की बहुत सुंदर है। इस पर सम्राट ने कहा, अंडस्को, अच्छा बताए, वह क्या करती है? जॉब करती है कि पढ़ाई कर रही है? अब दादा दादी दोनों ही
चुप हो गए। दोनों के पास ही सवाल का जवाब नहीं था, क्योंकि वह लड़की ना तो पढ़ी लिखी थी और ना ही कहीं नौकरी करती थी। गांव से बाहर जाकर तो उस लड़की ने देखा ही नहीं था। बहुत सिंपल सी और प्यारी सी लड़की थी। इस पर दादी ने हिचकिचाते हुए कहा, अंडस्को, वह लड़की हरिया की बेटी है जो उस रात तुम्हें जंगल में मिली थी। वो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है और ना ही कोई जॉब करती है। वो तो गांव से बाहर नहीं जाती, बस अपने बाबा के साथ मिट्टी के घड़े बनती है। सम्राट को गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठाकर डाइनिंग टेबल पर मानते हुए कहा, अंडस्को, आप दोनों मेरी शादी एक ऐसी लड़की से करना चाहते हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गई, जो अनपढ़ है, जिसे सिर्फ मिट्टी के घड़े बनाना आता है। आप चाहते हैं कि मैं ऐसी लड़की से शादी कर लूं? मैं अपने दोस्तों के सामने उसे कैसे लेकर जाऊंगा? मैं अपने हॉस्पिटल में अपने स्टाफ को क्या बताऊंगा कि मैंने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जो अनपढ़ है? आखिर आप लोगों को मेरी इज्जत का ख्याल है या नहीं? मुझे फॉरेन के डॉक्टर कंसल्ट करने आते हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी कर लूं, जिसे डॉक्टर लिखना भी नहीं आता। क्या है सम्राट के शरीर पर लगे निशानों का राज? क्या वाकई सक्षम काला जादू करता है? सम्राट मान जाएगा सृष्टि से शादी के लिए। एपिसोड 8, सृष्टि से शादी नहीं करूंगा। इस पर दादी ने हिचकिचाते हुए कहा, अंडस्को, वह लड़की हरिया की बेटी है जो उस रात तुम्हें जंगल में मिली थी। वो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है और ना ही कोई जॉब करती है। वो तो गांव से बाहर नहीं जाती, बस अपने बाबा के साथ मिट्टी के घड़े बनती है। सम्राट को गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठाकर डाइनिंग टेबल पर मानते हुए कहा, अंडस्को, आप दोनों मेरी शादी एक ऐसी लड़की से करना चाहते हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गई, जो अनपढ़ है, जिसे सिर्फ मिट्टी के घड़े बनाना आता है। आप चाहते हैं कि मैं ऐसी लड़की से शादी कर लूं? मैं अपने दोस्तों के सामने उसे कैसे लेकर जाऊंगा? मैं अपने हॉस्पिटल में अपने स्टाफ को क्या बताऊंगा कि मैंने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जो अनपढ़ है? आखिर आप लोगों को मेरी इज्जत का ख्याल है या नहीं? मुझे फॉरेना के डॉक्टर कंसल्ट करने आते हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी कर लूं, जिसे डॉक्टर लिखना भी नहीं आता। अब आगे। इस पर दादी की आंखों में आंसू आ गए। वो भी सम्राट की शादी ऐसी लड़की से नहीं करना चाहती थी जिसने कभी स्कूल की शक्ल ना देखी हो, लेकिन सम्राट को बचाने का एक यही उपाय था। रत्नावती के आंसू देखकर रणधीर सिंह राणा ने कहा, अंडस्को, सम्राट, मेरी इज्जत का सवाल है, तुम यह शादी कर लो। अगर तुम उस लड़की के साथ निभा नहीं पाए तो उसे डाइवोर्स दे देना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। इस पर सम्राट ने ताली बजाते हुए कहा, अंडस्को, क्या बात है दादाजी, क्या बात कही? आपकी इज्जत के चक्कर में मैं एक लड़की की जिंदगी खराब कर दूं? वो कोई सामान नहीं है जिसे घर लाकर देखूं कि वह ठीक है या नहीं, और पसंद आए तो रखूं और ना पसंद आए तो एक्सचेंज कर लूं। दादाजी, कुछ तो सोचकर बोलिए। इस उम्र में आप ऐसी बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर सम्राट अपने कमरे में चला गया। एक नौकर जाकर दादाजी के सामने बोला, अंडस्को, मालिक, छोटे मालिक का सामान गाड़ी में रखवा दूं? इस पर दादाजी ने कहा, अंडस्को, सम्राट वापस नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहेगा। सम्राट, जो अपने कमरे की तरफ जा रहा था, उसने यह बात सुन ली। उसने पलटकर दादाजी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, दादाजी, मैं बस आज रुकूंगा, कल चला जाऊंगा और आप मुझे नहीं रोक सकते, वरना मैं हमेशा के लिए इंडिया छोड़ दूंगा। दादी की आंखों में आंसू आ गए। दादी खुद में बोली, अंडस्को, तू ये शहर छोड़, देश छोड़, लेकिन वह तुझे नहीं छोड़ेगा। वह तुझे अपने साथ ले जाने के लिए हर हद पार करेगा। उसे सिर्फ वह लड़की ही रोक सकती है। कैसे समझाऊं तुम्हें सम्राट? कर लो उस लड़की से शादी। उस लड़की की जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। सम्राट अपने कमरे में आकर गुस्से में बैठ गया। सम्राट को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था और तभी सक्षम उसके सामने आया, जबकि सक्षम के चेहरे पर एक मुस्कान थी। सक्षम ने कहा, अंडस्को, क्या हुआ सम्राट? तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करो। इस हवेली से भाग जाओ, वैसे भाग कर जाओगे भी कहाँ, आना तो तुम्हें यही है। इस पर सम्राट ने कहा, अंडस्को, सक्षम, तुम बच्चे हो, बच्चे रहो, मेरे मामलों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। सक्षम मुस्कुराकर वहां से चला गया। सक्षम जा रहा था और युवराज कमरे में आ रहा था। सक्षम ने मुस्कुराकर युवराज को देखा और युवराज के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। युवराज का दिमाग दिन प्रति दिन खराब होता जा रहा था।
घर में लड़ाई होती थी तो सक्षम को अच्छा लगता था। घर में पूजा होती थी तो सक्षम का मुंह बन जाता था। ये कैसा अजीब सा था सक्षम। युवराज खुद से ही कहता था, क्या मैं कभी सक्षम की गुत्थी सुलझा पाऊंगा? क्या मैं कभी सक्षम को जान पाऊंगा? आखिर यह ऐसा बच्चा क्यों है? युवराज को देखकर सम्राट ने कहा, अंडस्को, युवराज अब तुम भी शुरू मत हो जाना, मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। इस पर युवराज ने कहा, अंडस्को, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? उस लड़की में कितनी तो खूबसूरत है। अरे तेरी जगह दादाजी मुझे कहते, मैं तो झट मंगनी पट ब्याह कर लेता और तेरे तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। इस पर सम्राट ने मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को, तो रुका क्यों है? जाकर दादाजी से बात कर ले और उनकी इज्जत बचा ले, क्योंकि उनकी इज्जत बचाने के चक्कर में मैं अपनी इज्जत का फालूदा नहीं कर सकता। युवराज ने कहा, अंडस्को, देख सम्राट, दादाजी की इज्जत की बात तो है ही, तू भी जानता है, पूरे गांव में दादाजी की बहुत इज्जत है। अगर यह शादी नहीं होगी तो उनकी इज्जत पर दाग तो लगेगा ही, और अगर उन्होंने तेरी शादी उस लड़की से तय की है तो कुछ सोच कर ही की होगी। यार युवराज, दिमाग तो खराब कर मत। तू भी जानता है कि मैं पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अरे पढ़ी लिखी तो छोड़ो, उसने तो कभी स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी। तुझे क्या मैं सूर्यवंशम का अमिताभ बच्चन लगता हूँ जो उसे आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा? सम्राट इरिटेट होकर बोला। युवराज ने फिर कहा, अंडस्को, तेरी मर्जी है, जो तुझे सही लगे कर ले, लेकिन एक बार दादा दादी की इज्जत के बारे में जरूर सोच। आखिर उन्होंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तुझे एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनाया है। उन्हें इतना हक तो मिलना ही चाहिए कि वो तेरी शादी का डिसीजन ले सकें। युवराज अपनी बात बोलकर वहां से चला गया। सम्राट का दिमाग पहले ही खराब था, युवराज की बात सुनकर उसका दिमाग और खराब हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो सच में उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन सब उसे बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे थे। देखते ही देखते रात हो गई। सम्राट गुस्से में डिनर करने नीचे भी नहीं आया। सम्राट ने खाना नहीं खाया, इसीलिए दादा दादी ने भी कुछ नहीं खाया। दोनों के गले से एक निवाला नहीं उतरा। दादा दादी दोनों ही सोफे पर बैठे कुछ सोच रहे थे और तभी सक्षम उनके पास से गुजरता हुआ बाहर जाने लगा। दादाजी ने पीछे से सक्षम को रोकते हुए कहा, अंडस्को, सक्षम, बहुत रात हो गई, अब कहीं मत जाओ। तुम बाहर जाते हो मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। सक्षम ने पलटकर देखा और मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, आप लोगों को कुछ नहीं खाना, लेकिन मुझे भूख लगी है, शिकार करने जा रहा हूँ। इतना कहकर सक्षम वहां से चला गया। आधी रात हो गई, दादा दादी भी अपने कमरे में जाकर सो गए। सम्राट भी अपने कमरे में सो रहा था। तभी सम्राट के कानों में एक आवाज आई, सम्राट उठ जाओ। सम्राट करवट लेकर फिर सो गया। सम्राट के कानों में फिर से एक आवाज आई, सम्राट उठ जाओ। सम्राट को लगा कि सुबह हो गई और दादी उसे उठाने आई है। सम्राट ने कहा, अंडस्को, दादी थोड़ी देर और सोने दो ना, वैसे भी कल आपने और दादाजी ने मुझे पका दिया। लेकिन वह आवाज फिर से सम्राट के कानों में पड़ी, सम्राट उठ जाओ। अब सम्राट इरिटेट हो गया और वह छत से उठ गया। उसने अपने आसपास देखा तो कोई नहीं था। खिड़कियां हवा के झोंके से हिल रही थी। बाहर जानवरों के बोलने की आवाज आ रही थी। सम्राट ने अपने कमरे की लाइट जलाई, फिर खिड़कियां बंद की। सम्राट वापस से अपने बेड पर आया। सम्राट ने जैसे ही पानी पीने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसने देखा पानी का जग खाली है। सम्राट ने जग उठाया और पानी लेने के लिए किचन में चला गया। सम्राट सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, तभी उसने चूड़ियों की आवाज सुनी। सम्राट ने मन ही मन कहा, अंडस्को, दादी को भी चैन नहीं है, अभी तक नहीं सोई। सम्राट सीधा किचन में गया और उसने फ्रिज खोलकर अपने लिए पानी लिया। सम्राट ने जैसे ही फ्रिज बंद किया, उसके दिल में अजीब सी धक हुई, क्योंकि सामने एक बुढ़िया खड़ी थी। उस बुढ़िया की उम्र करीब 70 साल की होगी। सम्राट ने एकदम से अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को, दाई माँ, इसे कौन सामने आता है? आपने तो मुझे डरा ही दिया। इस पर दाई माँ ने कहा, अंडस्को, लेकिन तुम तो कहते हो कि तुम किसी से नहीं डरते। सम्राट बोला, अंडस्को, हाँ, किसी से नहीं डरता हूँ, लेकिन अचानक सामने से आ जाओगी तो चौंक तो जाऊंगा ना। खैर बताए, आप इतनी रात को क्यों जाग रही हैं? सोई नहीं? आपकी तबीयत तो ठीक है? अगर खराब है तो बता दीजिए, मैं आपको दवाई दे दूंगा। इस पर दाई माँ ने कहा, अंडस्को, नहीं सम्राट, मेरी तबीयत ठीक है।
अब मैं हमेशा ठीक ही रहती हूँ। अब मेरी तबीयत खराब नहीं होती। सम्राट बोला, अंडरस्कोर, ये तो अच्छी बात है दाई माँ की आप ठीक हो गई। चलिए मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। सम्राट दो ही कम चला था कि दाई माँ ने उसे रोकते हुए कहा, अंडरस्कोर, सम्राट मैं तुझसे मिलने आई थी और तुम जा रहे हो। सम्राट ने पलटकर दाई माँ को देखा और फिर बोला, अंडरस्कोर, आपको मुझसे क्या काम है? दाई माँ बोली, अंडरस्कोर, आज जब मालिक तुमसे शादी की बात कर रहे थे तो तुम बहुत गुस्सा हो गए। तुम्हें उस लड़की से शादी क्यों नहीं करनी? इस पर सम्राट ने हाथ जोड़कर कहा, अंडरस्कोर, दाई माँ प्लीज अब आप शुरू मत हो जाना। हवेली में हर कोई मुझे उस लड़की से शादी करने के लिए कह रहा है, लेकिन मैं एक अनपढ़ लड़की से शादी नहीं करना चाहता। दाई माँ ने सोफे की तरह इशारा करते हुए कहा, अंडरस्कोर, अच्छा चलो सम्राट हम बैठकर बात करते हैं। सम्राट और दाई माँ सोफे पर बैठ गए। दाई माँ बोली, अंडरस्कोर, सम्राट तुम्हें याद है जब तुम पहली बार डॉक्टर बनकर हवेली आए थे तो तुमने क्या कहा था? क्या कहा था दाई माँ? सम्राट ने पूछा। तुम फोन पर बात कर रहे थे और तुमने कहा था कि अगर हर अमीर लड़का एक गरीब लड़की से शादी कर ले तो इस देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाए। दाई माँ ने जवाब दिया। सम्राट ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, अंडरस्कोर, दाई माँ बात अमीर गरीब की नहीं, पढ़े लिखे होने की है। अगर हरिया काका की बेटी पढ़ी लिखी होती तो मैं शादी कर लेता, लेकिन वह पढ़ी लिखी नहीं है। आप समझ नहीं रही, मैं उसे अपने दोस्तों के साथ कैसे मिलवाऊंगा? कैसे कहूंगा अपने दोस्तों के सामने कि मैंने एक अनपढ़ लड़की से शादी कर ली? इस पर दाई माँ ने कहा, अंडरस्कोर, सम्राट मुझे ये बताओ जरूरी क्या है? तुम्हारे दादा दादी की इज्जत या तुम्हारे दोस्त? अगर तुम उस लड़की से शादी कर लोगे तो उस लड़की की जिंदगी बन जाएगी। वो लड़की गांव से बाहर भी नहीं गई, तुमसे शादी कर लेगी तो दुनिया देख लेगी। वो लड़की सच में बहुत अच्छी है, मुझ पर यकीन करो सम्राट, वह लड़की तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी कोई कमी महसूस नहीं होने देगी। एक दिन तुम खुद कहोगे कि दाई माँ उस लड़की से अच्छी जीवन साथी मुझे मिल ही नहीं सकते थी। पढ़ी लिखी लड़की से तो सब शादी करते हैं, तुम अनपढ़ लड़की से शादी करके मिसाल कायम करो। हर लड़का तुम्हारे जैसे सोचेगा तो बेचारी गरीब लड़कियां जो पढ़ नहीं पाती उनका क्या होगा? सम्राट तुम ये समझ लो कि तुम उस लड़की से शादी करके उसकी जिंदगी बना रहे हो, क्या तुम उस लड़की की जिंदगी नहीं बना सकते? सम्राट अब सोचने पर मजबूर हो गया। दाई माँ जो कह रही थी वह बिल्कुल सच था। अगर हर लड़का पढ़ी लिखी लड़की से शादी करेगा तो बाकी लड़कियों का क्या होगा, जो मजबूरी के चलते स्कूल नहीं जा पाती? सम्राट ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्कोर, दाई माँ आप मुझे फंसा रही है। आप जानबूझकर ऐसी बातें कर रही हैं जिसे मैं इनकार नहीं कर सकता। दाई माँ बोली, अंडरस्कोर, सम्राट तुम सिर्फ उस लड़की की जिंदगी नहीं बनाओगे, बल्कि अपने दादा दादी की इज्जत भी बचा लोगे। अगर तुम्हें सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं तो कुछ सोचकर ही बोल रहे हैं। तुम यह शादी कर लो, अगर तुम यह शादी निभा नहीं पाई तो उस लड़की को पैसे देकर तलाक ले लेना। उन पैसों से वह लड़की अपनी जिंदगी बना सकती है। सम्राट को दाई माँ की बात समझ आ गई कि अगर यह शादी नहीं चली तो वो उस लड़की को पैसे देकर डिवोर्स ले लेगा। इससे उस लड़की की जिंदगी भी बन जाएगी और सम्राट भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। इस वक्त सम्राट ने प्रैक्टिकल होकर सोचा। सम्राट ने कहा, अंडरस्कोर, ठीक है, अगर आप सब चाहते हैं कि मैं उस लड़की से शादी कर लूं तो मैं उस लड़की से शादी कर लूंगा, लेकिन अगर मैं उस लड़की को प्यार नहीं कर पाया तो मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा और आप सब मुझे डाइवोर्स देने से मना नहीं करोगे। कौन है दाई माँ और क्यों चाहती हैं सम्राट और सृष्टि की शादी? एपिसोड 9 कहाँ गई सम्राट की शेरवानी? दाई माँ बोली, अंडरस्कोर, सम्राट तुम सिर्फ उस लड़की की जिंदगी नहीं बनाओगे, बल्कि अपने दादा दादी की इज्जत भी बचा लोगे। अगर तुम्हें सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं तो कुछ सोचकर ही बोल रहे हैं। तुम यह शादी कर लो, अगर तुम यह शादी निभा नहीं पाए तो उस लड़की को पैसे देकर तलाक ले लेना। उन पैसों से वह लड़की अपनी जिंदगी बना सकती है। सम्राट को दाई माँ की बात समझ आ गई कि अगर यह शादी नहीं चली तो वो उस लड़की को पैसे देकर डिवोर्स ले लेगा। इससे उस लड़की की जिंदगी भी बन जाएगी और सम्राट भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। इस वक्त सम्राट ने प्रैक्टिकल होकर सोचा। सम्राट ने कहा, अंडरस्कोर, ठीक है, अगर आप सब चाहते हैं कि मैं उस लड़की से शादी कर लूं तो मैं उस लड़की से शादी कर लूंगा,
लेकिन अगर मैं उस लड़की को प्यार नहीं कर पाया तो मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा और आप सब मुझे डाइवोर्स देने से मना नहीं करोगे। अब आगे। इस पर दाई माँ ने कहा, अंडस्को, हाँ सम्राट, तुम जैसा चाहते हो वैसे ही होगा, लेकिन सुबह उठकर मालिक और मालकिन से कह देना कि तुम शादी के लिए तैयार हो, अब जाकर सो जाओ। सम्राट ने कहा, अंडस्को, जी दाई माँ, आप भी जाकर आराम कर लीजिए। दाई माँ उठी और एक कमरे की तरफ चली गई। सम्राट भी अपने कमरे में आकर सो गया। सुबह डाइनिंग टेबल पर सब नाश्ता कर रहे थे। दादा दादी बहुत उम्मीद भरी नजरों से सम्राट को देख रहे थे। दोनों ही सम्राट के मुंह से रिश्ते के लिए हाँ सुनना चाहते थे। सम्राट ने ब्रेड पर जैम लगाते हुए कहा, अंडस्को, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही दादाजी और दादी दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दादी ने मन ही मन कहा, अंडस्को, कल तक तो मुंह फुलाकर घूम रहा था, एक ही रात में क्या हुआ भगवान ही जाने, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। इस पर दादाजी ने खुश होते हुए कहा, अंडस्को, तो ठीक है, हम कल ही सगाई की रस्म रख लेते हैं। ये सुनते ही सम्राट के हाथ रुक गए और उन्होंने हैरानी से दादाजी को देखकर कहा, अंडस्को, दादाजी कल ही सगाई? दादी ने सम्राट के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अंडस्को, हाँ, और क्या तेरे पास वैसे भी टाइम कहाँ होता है? कल सगाई कर लेंगे, उसके 2 दिन बाद शादी। सम्राट ने कहा, अंडस्को, दादी, मैं शादी के लिए मान गया, इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरी शादी इतनी जल्दी कर देंगे, कम से कम 1 साल बाद करने की सोचिए। इस पर दादाजी ने कहा, अंडस्को, अगर 1 साल के अंदर मुझे हार्ट अटैक आ गया तो तू क्या करेगा? क्या तू नहीं चाहता कि मैं मरने से पहले तेरी शादी देख लूं? सम्राट चेयर से खड़ा हो गया और अपने हाथ फैलाकर बोला, अंडस्को, सब कुछ तो परफेक्ट प्लान किया हुआ है, फिर मुझसे ही क्या पूछ रहे हो? हर बात पर आप लोग मुझे मेंटली टॉर्चर करने लगते हो। मुझे तो समझ नहीं आता दादाजी, आपको मरने की इतनी जल्दी क्यों है? और दादी, आप भी दादाजी की हाँ में हाँ मिलाती हैं। जब सब कुछ सोचकर बैठे हो तो मेरे कहने से क्या होगा? दादी ने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को, सम्राट, जब तुम शादी के लिए मान गए हो तो खुशी खुशी यह शादी करो, ऐसे मुंह बनाकर नहीं, वरना तुम्हारी दादी को अच्छा नहीं लगेगा। इस पर सम्राट ने छोटी आंखें करके दादी को देखकर कहा, अंडस्को, मैं माना नहीं हूँ, आप लोगों ने मुझे मनाया है। पहले कह देता हूँ, दादी, अगर मैं उस लड़की के साथ नहीं निभा पाया तो उसे डाइवोर्स दे दूंगा। इस पर दादाजी ने कहा, अंडस्को, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तलाक के बारे में भी बाद में सोचना, अभी शादी तो करो। फाइनली सब मिलकर नाश्ता कर रहे थे। वही सक्षम उन सबको नाश्ता करते हुए देख रहा था। इस वक्त सक्षम को बहुत गुस्सा आ रहा था, इतना कि अगर इस वक्त सक्षम के सामने कोई चला जाता तो वह उसका खून कर देता। सक्षम ने गुस्से में खुद से कहा, अंडस्को, ये शादी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, वो लड़की इस घर में नहीं आएगी। सम्राट और युवराज दोनों ही सम्राट के कमरे में बैठे हुए थे। युवराज ने सम्राट को छेड़ते हुए कहा, अंडस्को, सम्राट साहब, अस्पताल में मेल डाल दो कि कम से कम तुम 15 दिन हॉस्पिटल नहीं आओगे। इस पर सम्राट ने कहा, अंडस्को, 15 दिन में यहाँ क्या करूँगा? कल सगाई है और उसके 2 दिन बाद शादी, 5वें दिन मैं दिल्ली के लिए निकल जाऊंगा। इस पर युवराज ने कहा, अंडस्को, अरे तेरी नई नई शादी होगी, कम से कम उस लड़की के साथ, सॉरी मतलब मेरी होने वाली भाभी के साथ, वक्त तो बिताएगा ना? देख, मैं उससे शादी घर बसाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैंने कुछ सोचा है। अगर तू दादा दादी को नहीं कहेगा तो मैं तुझे अपना प्लान बता दूंगा। सम्राट बोला। युवराज बेड पर पसरता हुआ बोला, अंडस्को, हाँ बता, क्या प्लान बनाया है तूने? इस पर सम्राट ने कहा, अंडस्को, मैं सच में एक अनपढ़ लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। मैंने सोचा है मैं उससे शादी कर लूंगा, वो यहाँ रह लेगी और मैं दिल्ली चला जाऊंगा। कुछ सालों में परेशान होकर वह लड़की खुद ही हवेली छोड़कर चली जाएगी, और अगर नहीं जाएगी तो मैं उसे पैसे देकर डिवोर्स ले लूंगा। युवराज ने ताली बजाते हुए कहा, अंडस्को, वाह, क्या सॉलिड प्लान बनाया है, मतलब तू एक लड़की की जिंदगी खराब कर देगा। इस पर सम्राट ने हल्के गुस्से में कहा, अंडस्को, मैं उस लड़की की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, दादा दादी करना चाहते हैं तो मैं क्या करूं? मैं तो साफ साफ मना कर रहा हूं, लेकिन सब मिलकर मुझे ही मना रहे हैं।
युवराज कुछ बोलता उससे पहले सक्षम सम्राट के कमरे में आया। सम्राट ने जब सक्षम को देखा तो उसका मुंह बन गया। सम्राट ने सक्षम को देखकर कहा, अंडरस्कोप सक्षम, बड़ी बात कर रहे हैं, बाहर जाओ। इस पर सक्षम बोला, अंडरस्कोप सम्राट तुम फिक्र मत करो, वह लड़की अपने आप ही तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। अगली बार जब वो मरने जाए तो उसे बचाना मत। सक्षम की बात सुनकर सम्राट को तो गुस्सा आ रहा था, जबकि युवराज फिर से हैरान हो गया। युवराज के लिए सक्षम पहेली बनता जा रहा था। सम्राट ने सक्षम का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले जाने के लिए जैसे ही खींचा, सक्षम सम्राट से हिला भी नहीं। सम्राट ने बहुत जान लगाई ताकि सक्षम को कमरे से बाहर निकाल दे, लेकिन सक्षम तो जैसे का तैसे ही खड़ा था। अब तो सम्राट भी हैरान हो गया कि एक 5 साल का लड़का, उसमें इतनी ताकत क्यों। सम्राट से सक्षम हिल भी नहीं रहा। सम्राट ने सक्षम की तरफ देखकर हैरानी से कहा, अंडरस्कोप सक्षम आजकल क्या खाते हो, तुम तो मुझसे हिल भी नहीं रहे। सक्षम ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अंडरस्कोप तुमसे तो क्या, सक्षम किसी से भी नहीं हिलेगा। फिर उसने सम्राट का हाथ झटका और कमरे से चला गया। सम्राट ने हैरानी से युवराज को देखा, जो पहले से ही हैरान होकर सम्राट को देख रहा था। सम्राट ने कहा, अंडरस्कोप युवराज इसका कुछ कर, ये तो दिन पर दिन पागल होता जा रहा है। इसकी बातें सुनी तूने और इसे देख, इतने से बच्चे को मैं खींच नहीं पाया। युवराज ने भी हैरान होते हुए कहा, अंडरस्कोप यार मुझे लड़का गड़बड़ लगता है, तुझे पक्का यकीन है कि यह तेरा ही छोटा भाई है। इस पर सम्राट ने कहा, अंडरस्कोप हाँ हाँ मेरे चाचा चाची का ही बेटा है। मेरे चाची चाचू को कई साल तक बच्चे नहीं हुए। जहां तक मुझे याद पड़ता है शादी के 20 साल बाद सक्षम हुआ था, वो भी काफी इलाज करने के बाद। युवराज का दिमाग खनकाहा और उसने पूछा, इलाज इलाज कहाँ कराया था चाचा चाची ने। इस पर सम्राट ने कहा, अंडरस्कोप यही गांव के बाहर एक अस्पताल है, काफी पुराना हॉस्पिटल है, लेकिन अब तो ठीक ठाक बन गया। इस अस्पताल में चाची ने कई साल तक इलाज कराया, तब जाकर सक्षम हुआ। युवराज को एक कड़ी मिल गई। युवराज ने मन ही मन डिसाइड किया कि वो उसे अस्पताल में जाकर सक्षम की छानबीन करेगा। अगली सुबह आज सम्राट और उस लड़की की सगाई थी। सम्राट अपने कमरे में तैयार हो रहा था। युवराज भी वही था। दादाजी ने थोड़े बहुत मेहमान ही बुलाए थे। सम्राट नहाकर बाहर आया तो अपने कपड़े ढूंढने लगा। युवराज ने भी उसके कपड़े ढूंढने में हेल्प की, लेकिन सम्राट को उसके कपड़े मिले ही नहीं। सम्राट बोला, अंडरस्कोप यार यही तो रखे थे, वाइट कलर की शेरवानी थी। इस पर युवराज ने कहा, अंडरस्कोप हाँ मैंने भी देखा था, यही रखी थी। दोनों ने शेरवानी बहुत ढूंढी, लेकिन दोनों को ही शेरवानी नहीं मिली। युवराज ने कहा, अंडरस्कोप यार हो सकता है किसी नौकर ने इधर उधर रख दी हो, तू एक काम कर सूट पहन ले। सम्राट ने हंसकर कहा, अंडरस्कोप हाँ सोच रहा हूँ अपना डॉक्टर वाला कोट पहन लूं। इस पर युवराज और सम्राट दोनों ही हंसने लगे। सम्राट ने सूट पहना और नीचे आ गया। नीचे वह लड़की नजर झुकाए सोफे पर बैठी थी। उस लड़की ने एक रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वह लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेकअप तो उसने ना के बराबर किया हुआ था। सम्राट की नजर उस लड़की पर ही ठहर गई। सम्राट को अब तक उस लड़की का नाम भी नहीं पता था। सम्राट सीढ़ियों से उतरता हुआ उस लड़की को ही देख रहा था। सम्राट कुछ देर के लिए भूल गया कि हाल में और भी मेहमान है। सम्राट ने मन ही मन कहा, अंडरस्कोप सही कहा था दाई माँ ने, खूबसूरती में तो यह अप्सरा को भी फेल कर दे, शक्ल से मासूम भी बहुत लग रही है। सम्राट की नजर तो उस लड़की पर ही टिकी थी, जबकि उस लड़की ने एक बार भी नजर उठाकर सम्राट को नहीं देखा। दादी ने सम्राट को देखा तो उसकी नजर उतारने हुए बोली, अंडरस्कोप मेरा बेटा तो आज बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन तूने वो शेरवानी क्यों नहीं पहनी। इस पर युवराज ने कहा, अंडरस्कोप दादी शेरवानी मिली ही नहीं। दादी ने शेरवानी वाली बात को इग्नोर करते हुए कहा, अंडरस्कोप अच्छा कोई बात नहीं, आजा सम्राट बैठ जा। दादी ने सम्राट का हाथ पकड़ा और उस लड़की के पास बैठा दिया। सम्राट की नजर बार बार उस लड़की पर ही जा रही थी। उस लड़की ने अभी तक सम्राट को आंख उठाकर नहीं देखा। दादी ने अंगूठी सम्राट को देते हुए कहा, अंडरस्कोप ये लो सम्राट, इसे पहना दो। सम्राट ने अंगूठी ले ली और फिर से उस लड़की को देखने लगा। उस लड़की ने अब भी सम्राट को नजर उठाकर नहीं देखा।
सम्राट ने मन ही मन कहा, अंडस्को, अजीब लड़की है, यह क्या मुझे देखना नहीं चाहती, यह क्या अपने होने वाले पति को देखेगी नहीं। थोड़ी देर बाद सम्राट ने खुद से ही कहा, अंडस्को, मुझे क्या, वैसे भी मुझे कौन सा सारी जिंदगी इसे अपने साथ रखना है, कुछ दिनों की बात है फिर मैं दिल्ली चला जाऊंगा। सम्राट ने उस लड़की का हाथ पकड़ा जो नाजुक सा कोमल हाथ था। उस मुलायम से हाथ को पकड़कर एक सेकंड के लिए सम्राट को बहुत अच्छा लगा, और अगले ही पल सम्राट ने अपनी फीलिंग को मारते हुए उस लड़की को रिंग पहना दी। हेमलता ने भी एक अंगूठी अपनी बेटी को देते हुए कहा, अंडस्को, बिटिया ये लो छोटे मालिक को पहना दो। उस लड़की ने कांपते हाथों से वह रिंग ले ली, और फिर सम्राट के एक हाथ को अपने कैप्ते हाथों में पकड़ा। कॉफी घबराते हुए इस लड़की ने वो रिंग सम्राट की उंगली में पहना दी। वह लड़की इतना घबरा रही थी कि उसकी आंखों से आंसू भी टपकने लगे, लेकिन उसने अब भी सम्राट को नहीं देखा। दादाजी और दादी सगाई की रस्म करने के बाद खुश हो गए। दादाजी ने हरिया को देखकर कहा, अंडस्को, हरिया आज से तुम्हारी बेटी हमारी हुई, अब ये यही रहेगी, शादी हवेली में ही होगी, तुम और हेमलता भी यही रुक जाओ। हरिया और हेमलता ने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को, जी मालिक जैसा आप कहें हम यहीं रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने लगे, लेकिन हरिया और हेमलता दोनों ही वहां नहीं थे और ना ही उनकी बेटी, वो तीनों अब भी सोफे पर ही बैठे थे। तभी महापुरोहित जी हवेली में आए। उन्होंने सबको खाना खाते हुए देखा और हरिया हेमलता को सोफे पर बैठे हुए। महापुरोहित जी की भौहें तंग गई। उन्हें इस वक्त रणधीर सिंह राणा और उनकी पत्नी रत्नावती पर बहुत गुस्सा आ रहा था। महापुरोहित जी ने गुस्से में कहा, अंडस्को, रणधीर सिंह राणा, हरिया और हेमलता इस घर के मेहमान हैं, मेहमान ही नहीं समझी है, और आप दोनों ने इन दोनों को खाने के लिए भी नहीं पूछा। क्या सम्राट निभा पाएगा ये शादी? आखिर कहाँ गई शेरवानी? एपिसोड 10। डॉक्टर जी। दादाजी और दादी सगाई की रस्म करने के बाद खुश हो गए। दादाजी ने हरिया को देखकर कहा, अंडस्को, हरिया आज से तुम्हारी बेटी हमारी हुई, अब ये यही रहेगी, शादी हवेली में ही होगी, तुम और हेमलता भी यही रुक जाओ। हरिया और हेमलता ने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को, जी मालिक जैसा आप कहें हम यहीं रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने लगे, लेकिन हरिया और हेमलता दोनों ही वहां नहीं थे और ना ही उनकी बेटी, वह तीनों अब भी सोफे पर ही बैठे थे। भी महापुरोहित जी हवेली में आए। उन्होंने सबको खाना खाते हुए देखा और हरिया हेमलता को सोफे पर बैठे हुए। महारोहित जी की बोहे तंग गई। उन्हें इस वक्त रणधीर सिंह राणा और उनकी पत्नी रत्नावती पर बहुत गुस्सा आ रहा था। महापुरोहित जी ने गुस्से में कहा, अंडस्को, रणधीर सिंह राणा, हरिया और हेमलता इस घर के मेहमान हैं, मेहमान ही नहीं समझी है, और आप दोनों ने इन दोनों को खाने के लिए भी नहीं पूछा। अब आगे। महापुरोहित जी इस वक्त बहुत गुस्से में थे। उन्हें रणधीर सिंह राणा और रत्नावती पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह आज भी इस सोच के साथ जी रहे थे। महापुरोहित की बात सुनकर रणधीर सिंह राणा खड़ा होकर उनके पास आकर हाथ जोड़कर बोला, अंडस्को, मैं कुछ समझा नहीं, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? इस पर महापुरोहित जी ने गुस्सा करते हुए कहा, अंडस्को, मुझे सीधा सीधा एक सवाल का जवाब दो, तुमने हरिया और हेमलता को अपने साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खिलाया? रणधीर सिंह राणा के पास इस बात का जवाब नहीं था। बात सच थी, हरिया एक मामूली कुम्हार था। रणधीर सिंह राणा उसे अपने पास बिठाकर खाना कैसे खिला सकता था? रणधीर सिंह राणा कुछ नहीं बोला और उसकी चुप्पी का मतलब महापुरोहित जी समझ गए। महापुरोहित जी ने थोड़ा ऊंची आवाज में लगभग डांटने के तेवर में कहा, अंडस्को, तुम्हारी इसी सोच की वजह से तुम इस मुसीबत में हो। रत्नावती जी आगे आए और हाथ जोड़कर बोली, अंडस्को, महापुरोहित जी मेहमानों के सामने पिछली बातें मत कीजिए। इस पर महापुरोहित जी गुस्से में एक कमरे की तरफ चले गए और पीछे पीछे रणधीर सिंह राणा और रत्नावती भी चले गए। उस कमरे में जाकर महापुरोहित जी ने बहुत गुस्से में कहा, अंडस्को, तुम्हारी इसी सोच की वजह से तुम उस श्राप में जी रहे हो। तुम भूल गए रणधीर सिंह राणा, तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा आज सम्राट भुगत रहा है, और सिर्फ सम्राट नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार। महापुरोहित जी का गुस्सा देखकर रणधीर सिंह राणा और रत्नावती दोनों ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दोनों ही बेबस से महापुरोहित जी को देख रहे थे। इस पर महापुरोहित जी को और गुस्सा आ गया और रणधीर सिंह राणा की तरफ देखकर बोला,
मेरे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं रणधीर सिंह राणा, अब तुम्हारे पोते पर आई, तो तुम मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो, लेकिन कहीं ना कहीं सम्राट तुम्हारी ही करनी भुगत रहा है। तुम भूल गए तुम इस वक्त जितने नर्म बनकर दिखा रहे हो, उससे कहीं ज्यादा अत्याचारी थे तुम। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने हरिया और हेमलता को एक बार भी अपने साथ खाना नहीं खिलाया, जबकि तुम अच्छे से जानते हो उसी की बेटी तुम्हारे सम्राट को मौत के मुंह से निकाल कर लाएगी। रत्नावती ने महापुरोहित जी के गुस्से को शांत करते हुए कहा, महापुरोहित जी, हमसे गलती हो गई और हम दोनों ही आपसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए। मैं हेमलता और हरिया दोनों को पूरी इज्जत दूंगी, उसकी बेटी को भी सर आंखों पर बैठाकर रखूंगी। रखना पड़ेगा रत्नावती, रखना पड़ेगा। अगर तुमने उसकी बेटी को नहीं अपनाया तो समस्या ऐसी की ऐसी ही बनी रहेगी। तुम दोनों एक बात कान खोलकर सुन लो, एकमात्र वो लड़की ही है जो सम्राट को बचा सकती है, वरना कोई नहीं, कोई भी सम्राट को बचा नहीं पाएगा। इसलिए उस लड़की को पलकों पर बैठाना सीखो, उसके घर वालों की इज्जत करना सीखो। ऐसे मौके पैदा करो जिससे सम्राट उस लड़की की तरफ झुकता चला जाए। रणधीर सिंह राणा ने हाथ जोड़कर महापुरोहित जी से कहा, मैंने जो काम कर दिए, मैं उन्हें ठीक नहीं कर सकता, लेकिन आपके सामने वचन देता हूँ आगे से कोई गलती नहीं करूंगा, हरिया और हेमलता को पूरी इज्जत दूंगा। रत्नावती और रणधीर सिंह राणा ने बड़ी मुश्किल से महापुरोहित जी को शांत किया। रत्नावती और रणधीर जी दोनों ही उस कमरे से बाहर आए। रणधीर सिंह राणा के चेहरे पर पश्चाताप और रत्नावती की आंखों में आंसू थे। दोनों ही हरिया और हेमलता के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हम दोनों को माफ कर दो, महापुरोहित जी सही कह रहे हैं, तुम दोनों अब हमारे समधी हो गए हो, हमें तुम दोनों को इज्जत करनी चाहिए। हरिया और हेमलता दोनों ही हाथ जोड़कर खड़े थे। वह बोले, मालिक ऐसी बात मत कीजिए, कहाँ हम छोटी जाति के और कहाँ आप। इस पर सम्राट, जो कि अभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था, बोला, हरिया काका, कौन सी दुनिया में जी रहे हो, आजकल ऊंच नीच कुछ नहीं होता, आ जाए खाना खा लीजिए। गलती दादा दादी की नहीं मेरी भी है, मुझे आपको खाने के लिए पूछना चाहिए था, आ जाइए। हरिया, हेमलता की हिम्मत तो नहीं थी, फिर भी महापुरोहित जी ने उन्हें इशारों में जाने के लिए कहा और दोनों ही डाइनिंग टेबल पर आ गए। लेकिन वह लड़की सोफे पर ही बैठी रही। वह लड़की चुपचाप शांत नजर झुकाकर बैठी थी और सम्राट की आंखें उस लड़की पर ही टिकी हुई थी। सम्राट जितना अपनी नजरों को उससे हटाता, उसकी नजरें उतनी ही उस लड़की पर जाकर रुक जाती। सम्राट की नजरों ने तो सीधा सीधा सम्राट से बगावत कर दी थी। सम्राट की हरकत को देखकर युवराज ने कान में धीरे से कहा, अरे माँ बाप को तो खाना खिला दिया, उस लड़की से भी पूछ ले, खाना तो वह भी खाएगी। इस पर सम्राट ने भी धीरे से युवराज के कान में कहा, वह लड़की तो आंख उठाकर भी नहीं देख रही, खाना कैसे खाएगी। अबे खाना तो मुंह से खाना है ना, जा उसे भी लेकर आ। सम्राट और युवराज दोनों ही फुसर फुसर कर रहे थे। तभी रत्नावती ने सम्राट को देखकर कहा, सम्राट, जाओ उस लड़की को भी बुला लो, वह भी हम सबके साथ बैठकर खाना खा लेगी। इस पर युवराज ने कहा, दादी, सबके साथ बैठकर खाना खाना जरूरी है, सम्राट और लड़की अकेले में भी तो खाना खा सकते हैं। रत्नावती ने महापुरोहित जी की तरफ देखा। महापुरोहित जी ने हाँ में गर्दन हिला दी। रत्नावती बोली, हाँ क्यों नहीं युवराज, तुम सम्राट को लेकर अपने कमरे में चले जाओ, मैं उसे भेजती हूँ, तुम दोनों साथ में खाना खा लेना। सम्राट जाना नहीं चाहता था, लेकिन युवराज उसे खींचता हुआ कमरे में ले गया। कमरे में जाते ही सम्राट ने कहा, युवराज ऐसे उटपटांग काम क्यों कर रहा है। मैं शादी के बाद यहाँ से चला जाऊंगा, मैं नहीं चाहता उस लड़की के दिल में मेरे लिए कोई उम्मीद जाग जाए और बाद में उसे पछतावे के अलावा कुछ हासिल ना हो। इस पर युवराज ने कहा, सम्राट, मैं सुबह से तुझे नोटिस कर रहा हूँ, तेरी आंखें बार बार उस लड़की की तरफ जा रही है, वैसे तूने बताया नहीं भाभी का नाम क्या है। इस पर सम्राट ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, अरे नाम तो मुझे भी नहीं पता, मैंने भी दादा दादी से पूछा नहीं, अब आएगी तो उसी से पूछ लेंगे। दोनों बात ही कर रहे थे कि वह लड़की कमरे में दाखिल हुई। उस लड़की को देखकर युवराज जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया।
वो लड़की जैसे ही कमरे में आई, सम्राट की नजर फिर से उस लड़की की खूबसूरती पर टिक गई। इसमें दो राय नहीं थी कि वो लड़की सच में अप्सरा से कम नहीं थी। सम्राट ने न जाने कितनी ही लड़कियों को देखा था, लेकिन ये लड़की पहली थी जिसे वो इतना निहार रहा था। उस लड़की के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उम्र भी ज्यादा नहीं थी। थोड़ी देर निहारने के बाद सम्राट अपने ख्यालों से बाहर आया और लड़की को देखकर बोला, अंडस्को, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की तो घबराहट के मारे कुछ बोल ही नहीं रही थी। सम्राट ने उसे कंफर्ट करते हुए फिर पूछा, अंडस्को, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए बोली, अंडस्को, जी सृष्टि। जैसे ही सम्राट के कानों में सृष्टि शब्द पड़ा, सम्राट के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सम्राट ने कहा, अंडस्को, नाम तो बहुत प्यारा है। आ जाओ, बैठ जाओ। अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद भी तो तुम्हें इसी कमरे में रहना है। सृष्टि बैठी नहीं, अभी चुपचाप नजर झुकाए खड़ी थी। सम्राट उसकी घबराहट समझ रहा था। सम्राट ने अब सृष्टि से कुछ नहीं पूछा। वह समझ रहा था कि सृष्टि इस वक्त बहुत ज्यादा ही घबरा रही है। तभी एक नौकर सम्राट और सृष्टि के लिए खाना लेकर आया। सम्राट ने उससे खाने की प्लेट ले ली और उसे टेबल पर रखते हुए कहा, अंडस्को, मैंने तो लगभग खाना खा ही लिया, तुम खा लो। सृष्टि कुछ नहीं बोली, जहां खड़ी थी चुपचाप वहीं खड़ी रही। सम्राट ने सृष्टि की बाजू को पकड़ा और उसे सोफे पर लेकर आया, फिर उसे बैठा कर बोला, अंडस्को, मैं जा रहा हूँ, तुम अच्छे से खाना खा लो और इतना डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। सम्राट पलट कर जाने लगा तो सृष्टि ने हिम्मत करते हुए पूछा, अंडस्को, डॉक्टर जी, आप मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं? अपने लिए डॉक्टर जी सुनकर सम्राट के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सम्राट ने आज तक अपने लिए डॉक्टर जी नहीं सुना था, इसीलिए उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। फिर वह पलटा और उसने सृष्टि की तरफ देखा। सृष्टि अभी नजर झुकाए बैठी थी। सम्राट बोला, अंडस्को, क्यों मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता? सृष्टि की आंख से एक आंसू बह गया। सृष्टि ने अब भी सम्राट की तरफ नहीं देखा और वह अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अंडस्को, डॉक्टर जी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आपके लायक नहीं हूँ। मैं और मेरे बाबा बहुत गरीब है। हम बस मिट्टी के घड़े बनाकर बेचते हैं। मैं कभी आपकी बराबरी नहीं कर पाऊंगी, फिर आप मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं? सम्राट इस वक्त सृष्टि को सब कुछ बताना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि वो यह शादी कुछ दिनों के लिए ही कर रहा है, लेकिन जब उसने सृष्टि की आंखों में आंसू देखे तो उसका दिल पिघल गया। उसने इस वक्त सृष्टि को कुछ नहीं बताया। सम्राट ने सृष्टि को समझाते हुए कहा, अंडस्को, सृष्टि, इन सब बातों का वक्त नहीं है, तुम खाना खा लो। सम्राट कमरे से निकल गया। सृष्टि की आंखों से आंसू और ज्यादा बहने लगे। सम्राट अपने कमरे से निकलकर सीधा युवराज के पास गया। युवराज ने सम्राट को देखकर कहा, अंडस्को, अबे तू तो 5 मिनट में ही आ गया, कम से कम भाभी के साथ खाना तो खा लेता। सम्राट का मूड बहुत खराब था। सम्राट बोला, अंडस्को, युवराज, वह लड़की बहुत इनोसेंट है। उसका नाम सृष्टि है। जब से इस हवेली में आई है तब से उसकी आंखें नम है। तुझे पता है सम्राट, उसने मुझे सीधा सीधा सवाल किया कि मैं उससे शादी क्यों कर रहा हूँ, और मैं चाह कर भी उसे सच नहीं बता पाया। इस पर युवराज ने सम्राट को चिढ़ाते हुए कहा, अंडस्को, मतलब भाभी के हुस्न का जादू तुझ पर चल रहा है। सम्राट हल्के गुस्से में बोला, अंडस्को, युवराज, तू समझ नहीं रहा। मैं सच में किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, और इस लड़की का तो बिल्कुल भी नहीं। जो बात मैं दादी से बोल रहा था वह ये बात समझती है, और इसलिए उसने मुझे साफ साफ पूछ लिया कि मैं उससे शादी क्यों कर रहा हूँ। युवराज और सम्राट आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी नीचे से चिल्लाने की आवाज आई। सम्राट और युवराज दोनों ही भागते हुए नीचे गए। नीचे का नजारा देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। घर में सब गार्डन में मौजूद थे। गार्डन में एक जगह आग लगी हुई थी। उस आग में वह सारा सामान जल रहा था, जो सामान रत्नावती ने शगुन के तौर पर सृष्टि को दिया था, और उसी आग में सम्राट की शेरवानी भी जल रही थी, जिसे देखकर सम्राट और युवराज दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। जैसे जैसे शेरवानी जल रही थी वैसे वैसे महापुरोहित के चेहरे पर टेंशन के भाव आ रहे थे। रत्नावती रोते हुए महापुरोहित के पास गई और बोली, अंडस्को, ये सब क्या है? क्या मेरे बच्चे की शादी शांति से नहीं होगी महापुरोहित?
इस पर महापुरोहित जी ने कहा, रत्नावती तुम्हारे पोते की शादी को वो शांति से नहीं होने देगा। भला क्यों होने देगा तुम्हारे पोते की शादी, जब उसे पता है कि सम्राट की शादी होते ही उसकी शक्तियां कम हो जाएगी। कौन सम्राट और सृष्टि की शादी शांति से नहीं होने देगा? कौन डाल रहा है इनकी शादी में अड़चन?